हेलो लिटिल चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SP3 क्लासेस पर। बच्चों, आज का लेक्चर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट लेक्चर है, जो कि लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड 4 में हम लोग ने कॉन्सेप्ट्स एंड NCERT के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने किया। आज ये जो लेक्चर है बच्चों, ये स्पेशली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई RD शर्मा या RS अग्रवाल या कोई भी अलग बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन कि आपको सैंपल पेपर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस लेक्चर में हमने वैसे सारे क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ बच्चों, और आप भी अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और साथ साथ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो आज का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, और यहाँ पर दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू b। तो ये लाइन कौन सा होगा, कैसा होगा लाइन, और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ही ट्राई कीजिए। देखिए, मैंने बताया था आपको कि कभी कभी ग्राफिकल मेथड बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये हमारा ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। x इक्वल टू a दे रखा है, मान लीजिए कि ये पॉइंट a है, तो यहाँ से आगे बढ़ता हुआ लाइन x इक्वल टू a होगा, नीचे भी बढ़ेगा। और दूसरा y इक्वल टू b दे रखा है, तो यहाँ से मान लीजिए कि b पॉइंट यही है, तो यहाँ से बढ़ता हुआ लाइन, ठीक है, y इक्वल टू b कहलाएगा। दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, a, b बोलेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन आएगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, और इंटरसेक्टिंग कहाँ पे कर रहा है, a, b पर। आपको उलझाने के लिए b, a दे रखा है, लेकिन आप देखिए कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a है, और x पहले कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, तो a, b। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी आपको इक्वेशन दे रखा है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। ax प्लस by इक्वल टू c दे रखा है, इधर आएगा तो माइनस c इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास दे रखा है lx प्लस my इक्वल टू n, तो इधर आएगा तो माइनस n इक्वल टू 0। क्या बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या बनेगा, और आपके पास फिर से वो 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए आप वीडियो को पॉज करके, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। a1 की वैल्यू बच्चों a है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है हमारे पास, 4 लिखेंगे, 4 यूनिक सॉल्यूशन। ये तो MCQs है, तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आ जाता है। a1 देखिए बच्चों, a1 की जगह पर यहाँ पर a है, a2 की जगह पर बच्चों यहाँ पर l है, तो l नॉट इक्वल टू b1 की जगह पर बच्चों b है, एंड b2 की जगह पर बच्चों क्या है, m है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो a इंटू m नॉट इक्वल टू b इंटू m। मैच कीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, a m नॉट इक्वल टू b l। ये आई थिंक कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। बोर्ड, कुछ क्वेश्चंस तो बोर्ड में भी आए हुए हैं और आने के चांसेस भी काफी हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। क्या दे रखा है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंसिस्टेंट है, ठीक है, देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर। तो ये जो 2 इक्वेशन होंगे, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो कैसा लाइन होगा। आपको पता है बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था
कि जब भी कंसिस्टेंट हो तो या तो वो पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है नहीं, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, या तो वो कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये इधर लेकर आ जाइए, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन ये बताएगा कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बताता है आपको कि वो पैरेलल लाइन है, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को टच नहीं करते, इसलिए उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आता है, इसलिए उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, द पेयर ऑफ linear equations x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x equal to 6y minus 1 has, आपको बोला है कि अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको पूछा है कि कौन कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। वीडियो को पॉज करें और खुद करके इसको देखें कि आपका आंसर क्या आता है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं, आपके आंसर सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। देखिए बच्चों, जब भी इक्वेशन दिया रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा इक्वेशन -3x इधर लेकर आइए, -6y, और ये -1 है तो ये आ गया +1 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज है। अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं a1/a2 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर देखिए -3 मल्टीप्लाई है तो -3। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग ऐसे कि -1/3 है। b1/b2 उसी तरह से निकाल लीजिए, तो b1/b2, b1 क्या है 2 है, एंड b2 क्या है -6 है। जब ये कटेगा बच्चों तो क्या होगा, -1/3 ही आएगा। एंड c1/c2 कीजिए बच्चों तो 5/1 हो जाएगा, और 5/1 तो 5 ही आता है। तो आप देखिए कंडीशन क्या आ रहा है आपके पास कि a1/a2 हमारे पास आ गया, a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 से, लेकिन c1/c2 इनसे बराबर नहीं है, सो नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसका कंडीशन होता था, याद कीजिए, ये कंडीशन जो होता है बच्चों वो नो सॉल्यूशन का होता है, यानी कि पैरेलल लाइन का होता है, नो सॉल्यूशन का। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कंडीशन ऑलरेडी दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि k की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, अल्फा, बीटा, ये सब कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - 7y इक्वल टू 1 एंड kx + 14y इक्वल टू 6। ठीक है, इज इनकंसिस्टेंट। क्या दे रखा है कि इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन था, सबसे पहले फॉर इनकंसिस्टेंट हम लोग जानते हैं बच्चों कि क्या होता है इनकंसिस्टेंट के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर जो इक्वेशंस हमें दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप तो 3x - 7y, 1 को उधर ले जाइए तो -1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा kx + 14y - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए a1 की जगह पर क्या रखिएगा जी, 3 रखिएगा ना, 3, एंड a2 की जगह पर क्या रखिएगा, 6, k इक्वल टू b1 की जगह पर क्या रखिएगा, -7, एंड b2 की जगह पर क्या रखिएगा, 14। ठीक है, c1 की जगह पर बच्चों रखिएगा आप -1, एंड c2 के जगह पर बच्चों रखिएगा -6। ये कट जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ से 2 टाइम्स में कटा, यहाँ से आ गया 3/k इक्वल टू -1/2। ठीक है, सो k इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि -6, k इक्वल टू -6। ये तो पहला कंडीशन से आ गया, इन दोनों को हमने लिया तब। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, तो 3k शुड नॉट बी इक्वल टू 1/6, यानी k शुड नॉट बी इक्वल टू 18।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 18। ये बोल रहा है कि के 18 के बराबर नहीं हो सकता। इसका कहना है कि 18 को छोड़कर भैया आप कुछ भी ले लीजिए के की वैल्यू, और इसका कहना नहीं जी के की वैल्यू आप -6 लीजिए। तो दोनों के बीच में जो कॉमन चीज क्या आ रहा है, इसने बोला कि 18 को छोड़कर कुछ भी ले लीजिए, तो कुछ भी में तो -6 भी आ गया ना, और इसने भी बोला कि -6, तो दोनों का बात यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, आप नंबर लाइन पर भी प्लॉट करके कर सकते हैं। क्लास 11th में बहुत काम आता है ऐसी चीजें, जब आप लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे क्लास 11th में, तब आएगा आपके पास काम। तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन बात आ रही है बच्चों, k = -6। आप देखिए कि ऑप्शन में कहाँ पर है -6, वहां पर इत्मीनान से टिक लगा दीजिए। ठीक है, उसको कॉपी पर लिख लीजिए, आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। क्या कोई सॉल्यूशन ना हो? कोई सॉल्यूशन ना हो। अभी हमने कंडीशन देखा था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सपने में भी आपसे पूछे तो आप बता दें फटाक से कि नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है। देखिए, इसको फिर से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 3x + y - 1 = 0, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पर 2k - 1 x + k - 1 y, इसको दूसरी तरफ लेकर आइएगा तो माइनस, पूरे में माइनस लगा दीजिए, 2k + 1 = 0। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ लिख लीजिए। a1 क्या है, 3 है। a2 क्या है जी, 2k - 1 इक्वल टू होता है b1 क्या है 1, एंड b2 क्या है k - 1 नॉट इक्वल टू। ठीक है, -1 अपॉन ये, तो -1 माइनस कट जाएगा तो प्लस ही आएगा ना जी, 1 अपॉन और 2k + 1। ठीक है, पहले हम ये दोनों कंडीशन ले लेते हैं, ये वाला कंडीशन ये दोनों ले लीजिए। तो यहाँ से 3 से क्या k भी मल्टीप्लाई होगा और -1 भी मल्टीप्लाई होगा। आप नहीं तो ऐसे लिख लिया कीजिए k - 1 इक्वल टू ब्रैकेट डाल के, ताकि आपको पता रहे कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। ठीक है, 2 को इधर आया, 3k - 2k क्या आएगा k, और -3 उधर जाएगा तो 3 - 1 कितना होता है, 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यहां से क्या आ गया, k = 2 आ गया, k = 2 आ गया। एक बार इसको इधर ये दोनों का ले लीजिए रिलेशन, ये दोनों का ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये दोनों का लेंगे तो, या फिर ये दोनों का भी आप ले सकते हैं, कोई भी दोनों का ले सकते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, k - 1 नॉट इक्वल टू 2k + 1। ठीक है, देखिए k - 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो k - 1 रहा, ये इधर आ गया 2k + 1। यहाँ से आप बच्चों आप क्या कीजिएगा, k इधर लेकर आइए 2k को, तो -2k नॉट इक्वल टू -1 उधर जाएगा +1, और यहाँ पे ऑलरेडी +1 है। यहाँ से क्या आ गया जी, k - 2k -k नॉट इक्वल टू 2, सो k शुड नॉट बी इक्वल टू -2। ठीक है, ये आया। ये बोल रहा है k 2 के बराबर होना चाहिए, ये बोल रहा है k -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। -2 बस छोड़ दो, बाकी कुछ भी ले लो। तो दोनों में अब कॉमन बातें क्या आ रही है, k = 2 ही आ रही है, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि -2 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, इसने बोला कि 2 ही लीजिए, तो दोनों में कॉमन तो 2 ही आ रहा है ना। तो 2 आ गया, तो इसका राइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि k = 2 के लिए यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिखना है, पॉज करके लिख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 5 एंड 3x + ky -15 = 0। पहला दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा दे रखा है नो सॉल्यूशन। कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने कर ही लिए। अब देखिए यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिख सकते हैं, a1 1 हो जाएगा। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से b1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और b2 क्या हो जाएगा, b2 k हो जाएगा, b2 भी नाम होता है किसी का, b2 = k हो जाएगा। ठीक है, और c1 क्या हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा,
एंड C2 क्या है बच्चों, -15 है। तो सबसे पहले नो सोल्यूशन का, सॉरी यूनिक सोल्यूशन का, यूनिक सोल्यूशन का क्या कंडीशन है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, B1 अपॉन B2। तो A1 क्या है 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1, और यहाँ पर क्या है A2 3, तो 1 अपॉन 3 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 क्या है 2, B1 देखिए 2 है और B2 क्या है K है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि K शुड नॉट बी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 6। तो ये कंडीशन आया किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि यूनिक सॉल्यूशन में K बराबर 6 के नहीं हो सकता, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो आप लिखना कैसे आंसर लास्ट में, आपको लिखना है कि K कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6, ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन दे रखा है नो सॉल्यूशन का, आपको निकालना है कि जब नो सॉल्यूशन हो तो K की वैल्यू क्या होगी। नो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते थे, फॉर नो सॉल्यूशन आप लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता था, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देखिए A1 अपॉन A2 हम पहले ही निकाल चुके हैं 1/3 लिख दिया, इक्वल टू B1 अपॉन B2 भी निकाल चुके हैं 2/k, और नॉट इक्वल टू C1 कितना है जी -5, और C2 कितना है जी -15, ये खत्म, ये 1/3। तो यहां से आ गया कि K शुड बी इक्वल टू 6, और ये दोनों अगर कंडीशन लेंगे तो 2K शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3, ये बोल रहा है K शुड नॉट बी इक्वल टू 6। अब देखिए नाजायजे न कर रहा है जी, ये बोला है कि K इक्वल टू 6 हो और ये बोला है K नॉट इक्वल टू 6 हो, क्या अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बोलेगा कि 6 के बराबर नहीं है और एक बोलेगा कि 6 के बराबर है, दोनों तो कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं आ रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो आप बोलिएगा कि दिस इज इम्पॉसिबल, है ना, यानी कि ये नो सॉल्यूशन कभी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, देयर विल बी नो कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बिकम्स नो सॉल्यूशन, या फिर देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी K की वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप भी लगाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। यहां पर क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा है, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सिर्फ यही क्वेश्चन में है, ये जो है ये बाय मिस्टेक है ना, जिसने प्रिपेयर किया है पीपीटी उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से हमें क्या करना है कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालना है, कि आपको दे रखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का, तो आपको बताना है कि अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या होता था, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर आप देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में पहले लिखिए 2x प्लस 3y स्टैंडर्ड फॉर्म -7 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा y, इधर आएगा तो -28 इक्वल टू 0, ठीक है। कंडीशन क्या है, A1 अपॉन 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या आएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप लोग पूरा लिखिएगा, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो A1 क्या आएगा, A1 क्या है 2 है, और A2 क्या है 2 अल्फा है, x के अलावा जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो A2 है, तो यहाँ पर 2 अल्फा इक्वल टू B1 कितना है जी 3, और y के अलावा यहाँ पे जो भी है वो क्या है B2 है, तो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है आपको इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 क्या है -7 एंड C2 क्या है -28। ये देखिए 4 टाइम्स में कट जाएगा। अब एक कंडीशन यहाँ से देखिए 2 और 2 भी कट गया, एक कंडीशन तो आ गया 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1/4, यहाँ से सीधा ना बोल दीजिएगा अल्फा इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 4 आ गया, अल्फा इक्वल टू 4 है ना। और यहाँ से अगर इन दोनों को ले लिया जाए, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12।
अल्फा की वैल्यू 4 पुट कीजिए प्लस बीटा इक्वल टू 12, सो बीटा इक्वल टू 8, क्योंकि 12 माइनस 4 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो अल्फा की भी वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई। किस कंडीशन के लिए आया है ये, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि ये इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हम अल्फा की वैल्यू 4 पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू 8 पुट करेंगे जहां जहां अल्फा और बीटा है, तो हमें ये क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ऐसा इक्वेशन बन जाएगा जिससे क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा जिसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, find the values of alpha and beta for which the following system of linear equations has infinite number of solutions। कितना है, इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और यहां पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जस्ट उसी की तरह करना है। क्या आएगा, यहां भी देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज कीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और फिर ये a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3y, और इसको इधर लेकर आइएगा तो माइनस 4a प्लस बी। देखिए दोनों में माइनस लग रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप लोग भी कर रहे हैं ना, साथ साथ करते रहिए तभी मजा आएगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है, a1 कितना है जी, 2 है, a2 कितना है, तो सर a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल टू b1 कितना है, माइनस 3 है। देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो मैं माइनस नहीं लिखता हूँ, क्यों वहाँ पे कॉम्प्लेक्स करूँ, तो 3 अपॉन a प्लस बी माइनस 3, a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू, देखो यहाँ भी माइनस 7 और ये माइनस कट जाएगा तो मैं सीधे 7 अपॉन 4a प्लस बी लिखता हूँ, 7 अपॉन 4a प्लस बी। ठीक है, अब हम कोई भी दो कंडीशन ले लेंगे और उससे क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले हम ये दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं। तो देखिए ये जाके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 3a प्लस 3b आ गया। अब देखिए 3a को अगर बच्चों आप इधर ले आइएगा तो 2a माइनस 3a कितना हो जाएगा, 2a माइनस 3a माइनस a, 2b माइनस 3b माइनस b और माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। सो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 6 आ गया। ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, यानी इन दोनों कंडीशन को लेकर हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू माइनस 6 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को ले लीजिए, ये और ये, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ कि 2a प्लस बी टेकिंग 2a प्लस बी इक्वल टू 7, ठीक है, 4a प्लस बी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू 2 क्या हो जाता है 8a, और 2b से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2b इक्वल टू 7a से मल्टीप्लाई होगा तो 7a, और 7b से मल्टीप्लाई होगा तो 7b। ये चला जाएगा 8a माइनस 7a आ जाएगा a, और इसको उधर ले जाइए तो ये आ गया 7b माइनस 2b 5b, यानी a बराबर आ गया 5b, और यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू माइनस 6। तो a के जगह पर यहाँ पर अगर हम 5b पुट कर दें बच्चों तो 5b प्लस b इक्वल टू 6, तो 6b इक्वल टू माइनस 6, क्या है माइनस 6, तो माइनस 6, सो b इक्वल टू आ गया माइनस 1, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई माइनस 6 या माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू माइनस 1। तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1 एंड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दीजिए जो अभी निकाला है आपने, माइनस 5। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि a बराबर माइनस 5 एंड b बराबर माइनस 1। अगर a बराबर माइनस 5 और b बराबर माइनस 1 पुट करते हैं तो ये आपको इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे देगा। होप कि आपको समझ में आया हो। प्लीज इसको आप कॉपी पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन संभाल के रखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी ईयर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, अनलेस और अनटिल कि पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस चेंज ना हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट
अगर ये चैप्टर रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। पिछले साल ही पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बड़ा आसान, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 17 और हमें क्या पूछा है, x माइनस वाई पूछा है। क्या पूछा है, x माइनस वाई। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बच्चों अगर हम ऐड कर देंगे, देखिए क्योंकि y का कोफिशिएंट तो सेम है, आपको एलिमिनेशन मेथड मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, सो x बराबर कितना आ गया 5। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें या इसमें, आपकी मर्जी से, आपका मनपसंद से, तो आपको y की वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैंने इसमें पुट कर दिया तो 2 इंटू 5 यानी कि 2x है तो 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल टू 13। सो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 और 10 चला जाएगा उधर, 13 माइनस 10 3, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या था, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो गया, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया हो। प्लीज इसका नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए एक बार मैं बच्चों देख लेता हूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा धोखा हो गया है कि मैं पढ़ा रहा हूं और वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और 26 मिनट का हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इन 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45। फाइंड द नंबर्स। बोला कि दो नंबर का सम 105 है और उनका डिफरेंस 45 है, तो आपको वो नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, वेयर एक को बड़ा मानेंगे, x ग्रेटर देन y। तो पहला कंडीशन क्या है, उसका सम 105 आना चाहिए, तो x प्लस y इक्वल टू 105 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर द कंडीशन x प्लस y इक्वल टू 105। और दूसरा है कि उनका डिफरेंस, बड़ा नंबर कौन सा है, x, तो x में से y को घटाइएगा, कितना है 45। अब क्या करना है कि देखिए इनका कोफिशिएंट सेम है, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो y माइनस वाई खत्म हो जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 2x। तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 75, और x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, आप इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x 75 प्लस y इक्वल टू 105। सो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 105 माइनस 75, यही आ गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 75 में 30 जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा 105, तो ये आ गया 30। तो x की वैल्यू 75 एंड y की वैल्यू 30, दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए 105 आता है, दोनों को माइनस कीजिएगा, 75 माइनस 30 45 ही आता है, यानी कि आपने आंसर सही निकाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे पता है मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में तो ज़्यादातर बच्चे परसेंटेज से घबराते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद वो क्लास 7th में या 8 में परसेंटेज ढंग से नहीं किया होगा। देखिए, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1050 रुपीज़। एक टेबल और एक चेयर बेचती है जमीला, ठीक है, कितने रुपया में, 1050 रुपया में। देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द टेबल। जब वो बेचती है तो उसको टेबल पर 10% का प्रॉफिट होता है और इन पे चेयर पे 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। इफ सी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द टेबल, बोला कि अगर टेबल पर उनको 25% का प्रॉफिट होगा, मतलब जस्ट रिवर्स कर दिया, और 10% उनको चेयर पर अगर होता प्रॉफिट, तो उनको कितना मिलता, ज़्यादा पैसे मिल जाते, 1065 रुपया मिल जाता, 15 रुपये ज़्यादा मिल जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो सबकी क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द सीपी ऑफ टेबल बी, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी x रुपीज,
एंड CP ऑफ चेयर बी वाई रुपीज। ठीक है, अब देखिए पहला कंडीशन से, फ्रॉम कंडीशन, आप लोग पूरा लिखिए, मैं भी लिख देता हूं, कंडीशन 1, फ्रॉम कंडीशन 1 क्या हम बोल सकते हैं, कंडीशन पहला क्या दे रखा है कि ये बेचने पर उसको क्या मिलता है, 1050 रुपया मिलता है, और उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 10% ऑन द टेबल। यानी कि जब वो 100 रुपया में खरीदी, 100 रुपया में खरीदी तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें 10% और आप जोड़ेंगे ना, कैसे जोड़ करते हैं हम लोग, देखिए आपको मैं सिखा देता हूँ। एक्स और इसमें 10% का और फायदा हुआ, 10% किस पे, सीपी का ही 10% ना, तो हम क्या करते हैं कि 10% ऑफ एक्स इसमें जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, एक्स प्लस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ये आप क्लास 4th 5th में पढ़ लेते हो, 10/100 है ना, इंटू एक्स, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 110 x/100 आ जाएगा। यानी कि देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10x में आप 10% और आपको ऐड मिला ना, आपको और ज्यादा पैसा मिला, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपया में तो आपने खरीदा था, उससे 10% ज्यादा मिल गए आपको, तो ऐड ही तो किक करेंगे ना, ऐड करने के बाद क्या आ गया, 110 x/100। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता तो, 110 x/100 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 25% का प्रॉफिट होगा तो 100 में बस 25 जोड़ दीजिए तो 125y/100 हो जाएगा। होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाला हूँ पहला कंडीशन बनाने के लिए, पहला इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ 10% का प्रॉफिट हुआ टेबल पे, तो क्या हो जाएगा, 110 x मान रखा था हमने सीपी टेबल का, अपॉन 100 प्लस दूसरा कि इसको 25% का प्रॉफिट हुआ चेयर पे, तो 125 y मान रखा है चेयर का कॉस्ट, तो y/100, और ये टोटल कितना रुपया मिला, 1050। ठीक है, देखिए बच्चों कि आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको 110x प्लस 125y, देखिए यहाँ पर 100 कॉमन है, यहाँ पर एलसीएम 100 लेकर आप इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1050 और 00 आ जाएगा, 1050, 100 से मल्टीप्लाई होने पर 20 और आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये पूरा इंटायर 5 से डिविजिबल है, तो मैं 5 से काट सकता हूँ इसको, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5 से अगर आप 110 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो 22 आ जाएगा, तो 22x प्लस 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 25y इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और ये 0, यानी कि 21,000। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया पहला कंडीशन से। दूसरा कंडीशन क्या किया है कि जस्ट इसका रिवर्स किया है, जस्ट इसका रिवर्स किया, तो अब क्या हो जाएगा, 125x/100। दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ठीक है, क्या दे रखा है, 125 यानी 25% का प्रॉफिट अब टेबल पर हो रहा है, टेबल का हमने x माना है, तो 125x/100 प्लस दूसरा कि चेयर का हमने y माना है, तो 110 y/100 इक्वल टू क्या, कितना रुपया मिल रहा है, 1065 रुपीज मिल रहा है। अगेन हम क्या करेंगे कि ये 100 जाके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया, 125x प्लस 110y इक्वल टू 106500। 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 25x प्लस 22y इक्वल टू 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है, ये आ गया 1, 5 3 जा 15 और 00, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। दो इक्वेशन क्या आ गया, 22x प्लस 25y इक्वल टू 21,000 एंड 25x प्लस 22y इक्वल टू 21,300 रुपीज़। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं, तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो इसमें किसी ना किसी का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर इसका कोफिशिएंट सेम किया x का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करें, ठीक है, यहाँ पे मिटा दूँ ऊपर वाला, अगर आपने लिख लिया तो मैं मिटा दूँ, ठीक है मिटा दूँ।
1 2 3, सिर्फ ये इक्वेशन को रहने दूंगा, बाकी को मिटा देता हूँ। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, अब मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ तक हम इसको मिटा देते हैं और आगे हम सॉल्व करते हैं। लंबा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला। कभी कभी आप परसेंटेज, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को परसेंटेज नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन में आके फंस जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 25 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, 25 इंटू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 22। अगर 25 इंटू 22 करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये 50, ये 50, यानी 550। तो ये आ जाएगा 550x, 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 25 इंटू 25 625 y इक्वल टू, इनको 25 से कीजिए, 21 इंटू 25 क्या आ जाएगा, 5 5 टू जा 10 और ये 2 टू जा 4, 5 2 4 1 5, 525 एंड 000, 5 10 2 4, ठीक है। यहाँ पे 5 2 4 1 5, 525 000, 525 000। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 22 से, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल करना था। यहाँ 22 था तो 25 से किया, वहाँ 25 है तो 22 से करेंगे। 22 से करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये 550x आ जाएगा, और यहाँ पर 22 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 484, तो प्लस 484y, और इसको 22 से करेंगे तो 213 इंटू 22 6 2 4 6 2 4 6 8 6 4, तो 4 6 8 6 और 2 जीरो और है, ये जो और दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, ठीक है, माइनस कर लिया, खत्म। यहाँ माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, ठीक है, ये 2 है, 2 में से 8 नहीं जाता है तो 12 में से 8 गया 4, ये बचा 5 में से 4 गया 1, तो 141y इक्वल टू, यहाँ माइनस कीजिए 0 0, 10 में से 6 गया 4, ये कितना बचा 4, तो 14, 8 से 14 6, ठीक है। अब ये कितना बचा 1, तो यहाँ पर 10 हो जाए 1, इसमें से लेगा तो 11, ये 5, ठीक है, और ये कट गया। सो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर आ जाएगा 56400 अपॉन 141। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें बच्चे तो ये 4 टाइम्स में 564 हो जाएगा। देखिए 141 इंटू 4 4 जा 16, कैरी 1 4 1 564 हो गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई 400। और y किसका माना था हमने, चेयर का, यानी चेयर का प्राइस कितना है 400 रुपीज़ आ गया, 400 रुपीज़। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे बच्चों, चाहे आप इसमें करें चाहे इसमें करें, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए 22x, ठीक है, प्लस 25y इक्वल टू 21,000। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 21,000 माइनस 25, y की वैल्यू आई है 400, 25 इंटू 4 होता है 1000, 25 इंटू 4 100, तो 100 और 2 जीरो और, ठीक है, अपॉन कितना 22, माइनस कीजिए आ जाएगा, ये देखिए 3 जीरो, ये 3 जीरो, तो 0 0 0, ठीक है, फिर 1 और ये 2 में से क्या है 3 जीरो, यहाँ पे 1 और 2 में से 1 गया 1 अपॉन 22। देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स में कट गया और ये 00, यानी कि टेबल का क्या प्राइस आ गया 500 आ गया टेबल का, क्योंकि देखिए 5 टाइम्स में 22 इंटू 5 110 होता है, 22 इंटू 5 कीजिए ना जी, 22 इंटू 5 टू 10 कैरी 1 5 टू 10 ये, तो 110 और ये 00, तो 500। तो टेबल का हमने माना था क्या, x माना था, x की वैल्यू आ गई 500, यानी कि टेबल का प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस निकालना था हमें, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस निकल गया 500 एंड चेयर का
कॉस्ट प्राइस निकल गया 400। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कि ये 4-5 मार्क्स में दे दे आपको, 5 मार्क्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि अब ये मिट जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में ऐसे 2 डिजिट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी किया था और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दे रखे थे। उसी तरह का यहाँ क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इसको ट्राई करें पॉज करके और देखें, मैच करें कि क्या आपका आंसर सही आता है। और अगर आपको 2 डिजिट वाले में प्रॉब्लम होती है तो फिर से जाके जो इसका प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 जरूर देखें बच्चों। देखिए यहाँ पे सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। देखिए 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है। तो 2 डिजिट नंबर में एक जो डिजिट होता है वो टेंस प्लेस पर होता है और दूसरा डिजिट क्या होता है, यूनिट प्लेस पर होता है। हम मान लेते हैं कि लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स, है ना, एंड एट टेंस प्लेस बी वाई। तो जो 10 प्लेस होगा उसको क्या होगा, जब नंबर फॉर्म होगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर, आप पूरा लिखिएगा NUMBAR। तो 10 प्लेस पर हमने y को रखा है तो 10y प्लस जो यूनिट प्लेस होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो प्लस x, 10y प्लस x। ठीक है, और रिवर्सिंग द नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड नंबर। रिवर्स क्या होगा कि जो अब यूनिट प्लेस पर वो 10 प्लेस पर चला जाएगा तो x कहाँ आ जाएगा, y की जगह पर, तो 10x, और y कहाँ पे आ जाएगा, x की जगह पर, तो प्लस y। ये रिवर्सिंग द डिजिट आ गया। अब कंडीशन देखते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 165। तो इन दोनों का सम करके क्या आ जा रहा है, 165 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि फर्स्ट कंडीशन से 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 165। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 165। यही चीज 165 आ गया। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10y प्लस y कितना हो जाता है, 11y, और 10x प्लस x कितना होता है, 11x इक्वल टू 165। यहाँ से 11 अगर आप कॉमन ले लेंगे बच्चों तो y प्लस x इक्वल टू 165 आ जाएगा। और आप जब 11 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 165 अपॉन 11, है ना। तो 11 से यहाँ पर 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 15। तो 11 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन, सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये आ गया पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 15। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, अगर ये दोनों डिजिट क्या कर रहे हैं, 3 से डिफर कर रहे हैं। अगर हम मान ले कि एक कंडीशन, पहला कंडीशन, यहाँ भी 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन में हम मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक तो इक्वेशन ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा बताइए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, खत्म। ये दोनों को ऐड करेंगे 2x इक्वल टू 15 प्लस 3 18, सो x इक्वल टू 9। अगर x इक्वल टू 9 है, 9 पुट कीजिए तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6, क्योंकि 9 प्लस 6 क्या होता है 15। तो एक कंडीशन में तो ये आ गया, यानी जो नंबर फॉर्म हुआ 96। और दूसरा नंबर क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्सिंग ही तो होगा दूसरा। और दूसरे कंडीशन में जब हम क्या ले लेंगे कि y अब x से बड़ा है। जब y x से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, y अब 9 हो जाएगा और x 6 हो जाएगा, तो ये रिवर्स कर जाएगा तो 69, है ना। दूसरा तो नंबर रिवर्सिंग पे ही आएगा ना। तो पहला क्या आ गया 96 और दूसरा 69, दोनों को आप ऐड करें कितना आएगा, 165 आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 96 प्लस 69, ठीक है, ऐड कीजिए, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 9 प्लस 6 15, और ये देखिए वही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और दोनों के बीच का x 9 और 6 दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ ही जाते हैं।
अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया है रिमाइंड कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इफ द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ठीक है, हम मान लेते हैं, हमें क्या डिटरमाइन करना है यहाँ पे, फ्रैक्शन। हम मान लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। तो एक्स क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको समझाने के पर्पज से बस कर रहा हूं मैं, आप एग्जाम में पूरा लिखना। अब द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोला कि इन दोनों का सम, यानी कि पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। बोला कि अगर डिनोमिनेटर का दुगना कर दें तो उससे 3 कम है, तो 2y, डिनोमिनेटर क्या था, y था, उसका दुगना कर दिया, उससे 3 कम, तो -3, 3 कम का मतलब क्या, -3 करना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन ये आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x 2y इधर आएगा तो -2y, y -2y कितना हो जाता है, -y इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन आएगा। सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है हमें, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 से घटाते हैं, यानी कि x -1 करते हैं और y -1 करते हैं, तब क्या आता है, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, कि जो न्यूमरेटर है यानी x जो है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हाफ y/2। ठीक है, तो यानी कि इसको सॉल्व थोड़ा सा कीजिए बच्चों, तो x -1 अपॉन y -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2y। ठीक है, y/2y, तो ये y कट गया, यह क्या है 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू y -1। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x -y इक्वल टू 2 को उधर भेजिए तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस में, उधर जाके प्लस में होगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। अब देखिए कि यहाँ भी y का कोफिशिएंट सेम है, -1 है, वहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है। अब क्या करें कि ये दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बच्चों तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ x -y, ठीक है, और -3 और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो ये माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। ये देखिए प्लस माइनस कट जाएंगे, कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर दोनों माइनस होगा, 2x - x, x बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कि प्लस है ना, यहाँ पर अब प्लस हो गया, माइनस था तो अब प्लस हो गया, और यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस है तो प्लस 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 3 + 1 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 - y इक्वल टू -3। सो y बराबर कितना आ जाएगा, 7। y बराबर कितना आ जाएगा, 7। देखिए 4 उधर जाएगा, -3 - 4 -7, माइनस माइनस खत्म, y इक्वल टू 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, x/y था तो 4/7। हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या है, 4/7। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए क्या बोला था, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को ऐड कीजिए, 7 + 1 क्या होता है, 7 + 4 क्या होता है, 11। अब देखिए y का जब दुगना करते हैं तो 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14, 14 - 3 11 ही आता है। दोनों चीज़ सही है। यहाँ भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। बोला कि अगर दोनों में से एक घटाते हैं, 4 में से एक जाएगा 3, 7 में से एक जाएगा 6, और ये देखिए जब ये डिवाइड होंगे तो 1/2 ही हो जाता है। 1/2 आया था, ये कट के तो 1/2। ठीक है, होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज़ इसको कीजिए, प्लीज़ लगाइए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, दोस्त भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए वीडियो। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ मैन ट्रेवल 1600 किलोमीटर पार्टली, बोलता है कि ये जो 1600 किलोमीटर है वो एक बार में नहीं जाता है, अलग अलग गाड़ियों से जाता है। ठीक है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार।
मान लेते हैं कि कुछ पार्ट वो क्या किया, ट्रेन से गया और कुछ भाग क्या जाता है, कार से जाता है। ये फिर कवर्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन से कितना जाता है, 400 किलोमीटर, और रिमेनिंग जो बच रहा है वो 200 किलोमीटर किससे जाता है, कार से जाता है। ठीक है, एंड रेस्ट बाय द कार इट टेक्स हिम 6 आवर एंड 30 मिनट, यानी 6.5 घंटा लगता है, ऐसे जाता है। बट इफ ही ट्रेवल्स, अगर ये इसने क्या कर दिया, 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और रेस्ट बाय कार से जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तब इसको कितना लगता है, ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, यानी कि पहले 6.5 घंटे लगते थे तो अब 7 घंटे लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। हम देखो ट्रेन की स्पीड अगर बच्चों मान ले x किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड मान ले y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पर टाइम से इसको कोरिलेट किया है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ट्रेन कितना चला है, 400 किलोमीटर चला है, तो पहला कंडीशन आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं कि 400 डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा तो टाइम आएगा, तो 400 अपॉन x प्लस दोनों का टाइम मैं ऐड कर रहा हूं, ये टाइम बन चुका है 400 अपॉन x, और कार कितना चल रहा था 200, और उसकी स्पीड हमने क्या मानी है y। ठीक है, ये दोनों टाइम जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 6.5 आवर पर आवर में था, तो यहाँ भी मैंने इसको पूरे को आर में चेंज कर दिया क्योंकि 30 मिनट बराबर हाफ एन आवर, तो 6.5 आवर। ये पहला इक्वेशन आ जाएगा, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आएगा क्या, जस्ट इसका रिवर्स कर दिया। अब 200 किलोमीटर क्या चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है, तो ट्रेन की स्पीड तो x है, तो इतना टाइम लेगा ट्रेन 200 किलोमीटर को कवर करने में, और 400 किलोमीटर वो कार से चल रहा है, तो 400 अपॉन y इक्वल टू 6.5 था, तो उससे आधा घंटा और ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 7। ठीक है, ये आ गया दूसरा इक्वेशन, अब देखिए आपने जितने भी लेक्चर्स में बच्चों हमने आपको सिखाया है वहां पर क्या था, ये डिवाइड में नहीं था, x और y डिवाइड में नहीं थे, यहाँ पे रेसिप्रोकल में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैसे तो बोर्ड में जो एनसीईआरटी के बुक में इसको एलिमिनेट कर दिया है, ये अब एक्सरसाइज नहीं है आपका 1/x वाला, फिर भी आपको जान लेना चाहिए बच्चों कि अगर यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पुट 1/x इक्वल टू अगर u मान लेते हैं और 1/y इक्वल टू v मान लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 1/x को u माना, 400 1/x है, 400 इंटू 1/x है, तो 400 1/x को u माना है, तो 400 u हो जाएगा, 400 प्लस, अब देखिए जैसा आपने सॉल्व करना सीखा है वैसे इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। 1/y को हमने v माना है, तो 200 इंटू v हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली लिखा कितना है 200 इंटू 1/y, तो 1/y को तो आपने v ले लिया, 1/y को v ले लिया, तो 200 इंटू v, तो प्लस 200 v इक्वल टू 6.5। ठीक है, अगेन यहां भी वैसे करेंगे, 200 u प्लस 400 v इक्वल टू 7। अब उसी तरह से इक्वेशन आ गया, अब इनको इक्वेशन को आप सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक का हम कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। किसका कोफिशिएंट बराबर कर लें, इसका कर लेते हैं। ठीक है, इसका कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए v और v का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, और इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 800 u प्लस 400 v इक्वल टू 6.5 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 13। ठीक है, और दूसरे वाले को तो हमने एज इट इज रहने दिया है, प्लस 400 v इक्वल टू 7। अब क्या करना है, दोनों को घटा दीजिए, माइनस आ जाएगा साइन, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, साइन पलट जाता है, ये खत्म, ये दोनों माइनस होगा तो 800 में से 200 जाता है 600 u, और यहाँ माइनस होगा तो 13 माइनस 7 6, 13 माइनस 7 6, तो u इक्वल टू कितना आ गया 100, u इक्वल टू कितना आ गया है 100 आ गया। 100 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए तो आपका दूसरा चीज़ मिल जाएगा। आप मान लीजिए कि हम 800 में से 200 गया 600, ठीक है, 6 2 8, और यहाँ 13 में से 7 गया 6, ठीक है। अच्छा, u का बराबर ऐसे आ रहा है, u इक्वल टू 6/600 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर हमने u को क्या माना था 1/x, तो हम लोग लिख सकते हैं सो 1/x बराबर 1/100। सो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए मिल गया 100, और x किसका था, ट्रेन का, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 100 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से आप क्या कीजिए कि अब आपके पास x की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर पहले आप u की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में, तो आपको क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप कहीं भी पुट कर दीजिए, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर 100 पुट करता हूँ। 100 पुट करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2 उधर जाएगा तो ये 5 हो गया, और 5y इक्वल टू 400, तो 5y इक्वल टू 400। ठीक है, सो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 80, यानी कि कार की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन की स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इक्वेशन होता है बच्चों। अगर आपको ऐसा इक्वेशन सॉल्व नहीं कराया गया है स्कूल में तो प्लीज़ आप कर लीजिए, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, भले ही एनसीईआरटी से डिलीटेड है, लेकिन शायद आपका लक अच्छा ना हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ऐसा डाल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो जगह हैं ए और बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, ऑन अ हाईवे। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है, एक कार है। ठीक है, ये रहा नया डिजाइन का कार टेस्ला। ठीक है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरा कार यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम द बी, और दूसरा बी से स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम पे खुलते हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। ठीक है, तब क्या होता है इन सेम डायरेक्शन, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड इनका अलग अलग है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो क्या होता है कि वो 5 घंटे में मिलते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनका स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो वो मिल पाएगा ना, नहीं तो अगर इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो ये तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, ये तो पीछे ही रह जाएगा उसके। हम मान लेते हैं बच्चों कि इसका x किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है और इसका y किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर क्या है x ग्रेटर देन y है, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसको वो क्या कर रहा है मीट कर पा रहा है, तभी तो उसको उसके बराबर जा पा रहा है ना। नहीं तो अगर इसकी स्पीड कम रहेगी, उसकी ज़्यादा रहेगी, तो वो तो पहले ही 100 किलोमीटर आगे है, तो कैसे ये पकड़ पाएगा उसको, नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि x ग्रेटर देन y, ये आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा बच्चों ये बताइए कि जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो ये भी अपना स्पीड से जा रहा है, ये भी अपना स्पीड से जा रहा है, तो क्या वो जल्दी मिलेंगे या देरी से मिलेंगे? देरी से मिलेंगे, क्योंकि ये भी अपना स्पीड में है, ये भी अपना स्पीड में है और सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो जल्दी मिलते हैं। पहले देखते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो ये देर से मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालने जाएं दोनों का, तो क्या होगा माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा, है ना, क्योंकि ये देर से जाकर मिलेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि स्पीड हमारी कम होती जा रही है। तो x माइनस वाई करेंगे इस कंडीशन में, यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड जो होगा वो x माइनस आएगा। माइनस हमने क्यों किया? क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो याद कर लो कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो हम माइनस करना होता है स्पीड को। यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो x माइनस वाई। ठीक है, तो प्लेसेस ये, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ठीक है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो पहला कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन कितना कवर कर रहा है? 100 किलोमीटर। ठीक, इसको कितना 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना इसके बराबर जाने के लिए। तो इसकी अपनी स्पीड तो x थी, उसकी y थी, तो उससे हम माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, आप फिजिक्स 11th में जरूर पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ भी बता दिया कि इस तरह से होता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई कि ये भी आगे स्पीड से जा रहा है, मैं भी अगर स्पीड से जा रहा हूँ, तो जल्दी तो आप नहीं पकड़ पाओगे। जल्दी नहीं पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्पीड आपको कम ऐसा दिखाएगा, कमतर दिखाई देगा आपकी स्पीड। तो x माइनस वाई करना पड़ेगा। जितना स्पीड आपका बैलेंस आएगा उसी स्पीड से क्या करिएगा? आप इसको कवर करिएगा। नहीं समझ में आया? फिर से मैं समझाता हूँ, चलो फिजिक्स भी समझा देता हूँ यहाँ पे
कि ये यहाँ पर x है और ये y है, ठीक है भाई, इसकी अपनी भी तो स्पीड है y और इसकी अपनी स्पीड है x, ठीक है। अब इसको पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए कि ये डिस्टेंस को जितना इसका स्पीड बैलेंस रहेगा, जितना इसका स्पीड इससे ज्यादा रहेगा, उसी स्पीड से तो इसको पकड़ेगा ना, उसी स्पीड से क्या पकड़ेगा, इस डिस्टेंस को कवर करेगा 100 को। तो 100 जो किलोमीटर है, क्योंकि मैंने क्या किया कि इसको फिक्स मान लिया कि चलो कि ये क्या था कि अपने ही जगह पर है, ये अपने ही बी पॉइंट पर है, ठीक है, ये अपने बी पॉइंट पर है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये वाई से जा रहा है, वाई से जा रहा है और इसकी स्पीड x है। अगर हम इसकी स्पीड माइनस कर दे तभी तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप ये जो y है इसको इधर भी माइनस कर दो तो x माइनस वाई, और इसमें भी माइनस कर दो तो ये 0, तभी तो हमने माना इसका कि ये बिल्कुल यहीं पर है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस स्पीड से 100 किलोमीटर कवर करना है, तभी उसको क्या कर पाएगा, छू पाएगा। ये एक्चुअल कंसेप्ट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज सिर्फ याद कर लें कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो x माइनस वाई करना पड़ेगा, ठीक है। होप कि मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ रहा हो। फिर से मैं समझाता हूं कि आपको क्या कर लेना होता है, इसकी स्पीड को 0 कर लेना होता है। इसकी स्पीड को 0 करेंगे कैसे भाई, y में से y घटाओगे तभी 0 आएगा। अगर y में से y इधर घटाया है तो ये 0 आया, तो इधर भी तो घटाओगे, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अब ये स्पीड इसका हो गया, एक ही पॉइंट के पास जो कार है उसकी स्पीड x माइनस वाई हो गया, और इस स्पीड से अब वो 100 किलोमीटर को अचीव करेगा। तो 100 अपॉन स्पीड जो करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा, और वो टाइम आपको दे रखा है कितने में, कि वो 5 घंटे में कवर करता है। होप कि आपको एक समझ में आया हो कंसेप्ट। नहीं आया हो तो आप 11th में फिर से पढ़ेंगे रिलेटिव, अगर आपने साइंस लेकर पढ़ा तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, लेकिन यही होता है कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, आप एक बार फिर से रिमाइंड करो और देखो कि क्या मैंने समझाया, ठीक। चलिए, पहला कंडीशन क्या आ गया, 100 किलोमीटर ये कवर कर रहा है, कितने स्पीड से करेगा, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितने घंटे में कवर करेगा, 5 घंटे में। 5 घंटे में यहाँ से जो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, 5 से 20 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखो कि अब एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कि ये यही डिस्टेंस कवर करना है, नहीं, अब इनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। आप देखते हो कि जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो आपको लगता है कि आप जल्दी पहुंच पाए एक दूसरे की तरफ, आप जल्दी पहुंच पाए। तो ये क्या होगा कि दोनों में अब क्या होगा कि स्पीड एड ऑन होगा। तो y की अपनी स्पीड और x की अपनी स्पीड, x वाला उसमें ऐड कीजिए, ये y, तो इनकी स्पीड अब क्या दिखेगी, x प्लस वाई दिखेगी, है ना। तो स्पीड अब ज्यादा हो जाएगा, स्पीड ज्यादा होगा इसलिए आप जल्दी मिल पा रहे हैं। तो दूसरा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है बच्चों, तो आपको क्या कर देना है, x प्लस वाई कर देना है। क्या करना है, दोनों की स्पीड को ऐड करना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब एक ही तरफ ये इधर बढ़ रहा है, एक तरफ ये इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तब इनकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तभी तो वो जल्दी मिलते हैं ना, ठीक है। तो दूसरा जो कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो फिर 1 घंटे में ही मिल जाते हैं। तो अब यानी कि 100 जो किलोमीटर है उसको x प्लस वाई स्पीड से अब ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा। अगेन क्या करेंगे कि x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 100, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया बच्चों। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लें, इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 100, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये कट जाएगा, ये 2x, ये कितना हो गया 120, यानी x बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो x क्या कहता है 60, और यहाँ पे 60 रखेंगे आप, यहाँ पर x की वैल्यू जब 60 रखेंगे, 60 उधर जाएगा, 20 माइनस 60 माइनस 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इधर वाला 60 से जा रहा है, वो 40 से जा रहा है, ठीक है। और आप देखिए इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर x प्लस 40 करते तो 100 डिवाइड कीजिएगा तो 1 घंटे में मिल जा रहा है। यहाँ पर 60 माइनस वाई, तो 60 माइनस वाई यानी कि 20 को 100 अपॉन 20 करते हैं तो 5 घंटे में मिल रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। बस यहाँ पर याद क्या रखना है आपको कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उनकी स्पीड को माइनस कर देना, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड को प्लस कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ABC, अब थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC C इक्वल टू 3B, यानी एंगल C इक्वल टू
एंगल है ना 3 इंटू एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। फाइंड दी 3 एंगल्स। देखिए ट्राइंगल में सभी एंगल का जोड़ क्या होता है, सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर दे रखा है कि ए प्लस बी का जब आप ट्वाइस करते हैं बच्चों तो क्या आता है, थ्राइस ऑफ बी आता है, और सी बराबर थ्राइस ऑफ बी है, तो मैं यहाँ पे 3b रखता हूँ प्लस, यहाँ से मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, इसको 2 इधर ले जाओ तो 3/2b हो जाएगा, तो a प्लस बी का 3/2b इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से बच्चों 2 आप एलसीएम ले लोगे तो 3b प्लस 6b इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 9b/2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 9 से ये 20 टाइम्स में कट गया। ठीक है, 9 से 20 टाइम्स में, सो बी एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया 40 डिग्री आ गया, एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया 40 डिग्री आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि अब देखिए एंगल सी आप निकाल सकते हैं, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 40 डिग्री, 3b था तो एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। अब भाई एंगल सी आ गया, एंगल बी आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 160, और पूरा ट्राइंगल में एंगल सम कितना होता है 180, 180 में से 160 जाएगा तो एंगल ए कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो होप कि ये तीनों एंगल निकल गया हो और आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे भी आप लोग कर सकते थे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, बोला है कि इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बोला कि ये x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप m की वैल्यू निकालिए। बड़ा ही आसान है कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन दे रखा है। अब क्या सॉल्यूशन दे रखा है, तो x इक्वल टू है 3m-1, तो x की जगह पर 3m-1 पुट कर दीजिए, और y बराबर 4 सॉल्यूशन दे रखा है 4, तभी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, यही तो हम लोग करते थे चेक जब करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3m-4-1 कितना हो जाएगा +3। ठीक है, इक्वल टू 6, तो 3m इक्वल टू 6-3 कितना हो जाएगा बच्चों 3, सो m इक्वल टू कितना हो गया 1। होप कि आपको समझ में आ गया। जब भी अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो आप सीधे इक्वेशन में पुट कीजिए, वो RHS यानी पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू RHS होगा ही, क्योंकि वही उसका सॉल्यूशन है। तो इसीलिए हमने x की वैल्यू जो दे रखा था वो पुट किया, y की वैल्यू जो दे रखा वो पुट किया, इस कंडीशन को सॉल्व किया हमने, m इक्वल टू 1 आ गया। होप कि आपको समझ में आया सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, आपको दे रखा है एक लाइन दे रखा है ये, और y एक्सिस, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों कि y एक्सिस पर x क्या होता है 0 होता है। अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी एक लाइन है जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको, तो यहाँ पर तो x तो 0 होगा, y की कुछ वैल्यू होगी, x 0 होगा, लेकिन क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है। अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो x तो हमें मिल गया 0, इस 0 को यहाँ पुट कर दीजिए x की जगह पर, तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 6, तो ये 0 माइनस 2y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों -3 आ जाएगा, निगेटिव में तरफ जाएगा। मान लीजिए कि इधर आया, ये इस तरह से आया क्वेश्चन ग्राफ, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से पता चल जाता है कि भाई अगर आपको इंटरसेक्शन पूछा है तो है ना, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन क्या हो गया 0, -3, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इस लाइन और y एक्सिस का। क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है, 0 पुट किया मैंने, -2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू -3। होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग along the line x minus y, एक लाइन है x minus y इक्वल टू 2, अनदर मोटरसाइकिलिस्ट, दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट फर्स्ट है और दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 के तरफ से बढ़ रहा है, ये इस लाइन के लॉन्ग बढ़ रहा है। फाइंड आउट दियर मूविंग डायरेक्शन, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखते हैं बच्चों कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसे इक्वेशन में पहले आप कंडीशन लगा कर देख लीजिए कि वो लाइन कैसा आता है, इंटरसेक्टिंग आता है। अगर इंटरसेक्टिंग आएगा तो दोनों इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, आप उसको डायरेक्शन बता दीजिएगा। अगर वो पैरेलल आएगा तो दोनों पैरेलल जाएंगे। अगर कोइंसिडेंट आएगा तो यानी कि एक ही लाइन पे जा रहा है, दोनों एक ही इन द सेम पाथ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि A1/A2 करते हैं बच्चों, तो 1/1 यानी कि 1 आएगा।
B1 अपॉन B2 करते हैं बच्चों तो -1 अपॉन -1 यानी कि 1 आएगा। एंड C1 अपॉन C2 करते हैं बच्चों तो -2 अपॉन -4 क्या आएगा, यहाँ से 1/2 आएगा। तो यहाँ कंडीशन क्या आ गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आया। और ये किसका कंडीशन होता है, पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है। तो हम लोग सीधा आंसर बोलेंगे कि ये जो दोनों मोटरसाइकिलिस्ट है वो पैरेलली जाएगा, एक दूसरे को पैरेलली जाएगा, है ना, आराम से दोस्त हैं दोनों, एक दोस्त ऐसे जा रहा है मोटरसाइकिल से, एक दो ऐसे जा रहा है, दोनों गाते हुए जा रहे हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ठीक है, ऐसे गाते चले जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि इस तरह के आप क्वेश्चन कीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, चाहे आप किसी भी ईयर में दे रहे हो, इसी तरह के बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ये चैप्टर अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग मिलने वाले हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें। धन्यवाद।